मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस 2018 के इंटरव्यू चल रहे हैं और उनमें कुछ रोचक क्वेश्चन पूछे गए हैं, रोचक प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आज हम लेकर आए हैं। पूरी खबर देखेंगे और साथ साथ उन क्वेश्चनों के आंसर भी अपनी ओर से हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। आपकी ओर से क्या उनके आंसर बन सकते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें भाई। देखिए क्या है, पीसीएस 2018 इंटरव्यू के दूसरे दिन पूछे गए कई रोचक प्रश्न। क्या था उसमें, सीएम के नाम के आगे श्री लगाएं या नहीं, ये बिल्कुल बात पूछी गई थी। देखते हैं पूरी खबर। पीसीएस 2018 इंटरव्यू के दूसरे दिन इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष और विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों से कई रोचक प्रश्न पूछे। मसलन एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि अगर आपको कोई तनाव देकर 5 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये लॉकडाउन से संबंधित प्रश्न करा गया, जिसे यहाँ पर भी लिखा गया है कि यह प्रश्न लॉकडाउन के संदर्भ में था। तो मतलब अगर आपको लॉकडाउन के कारण आपके घर में बंद कर दिया गया है, जैसा कि सभी के साथ हुआ भी है, पिछले कुछ समय तक लॉकडाउन चला, तो वहाँ पर अपनी जो अंदर की प्रतिभा है आप उसको किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, वही यहाँ पर पूछने का आशय था जो विशेषज्ञ थे उनका। साथ साथ अगर आगे देखें, वहीं एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री के नाम के आगे श्री लगाया जा सकता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्या एक तो चीज़ ये है कि आप जो है अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो फिर श्री लगाना जरूरी नहीं समझा जाएगा, लेकिन अगर अजय सिंह बिष्ट कह रहे हैं तो फिर श्री लगाया जाएगा। और इस अभ्यर्थी से विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री का जन्म स्थान भी पूछा। तो ये उत्तराखंड से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका जन्म स्थान उत्तराखंड में है। आगे देखें तो एक अभ्यर्थी से सवाल था कि आपके व्यक्तित्व की वह कौन सी विशेषता है जो आपको औरों से अलग करती है। तो ये प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब हर अभ्यर्थी के द्वारा अलग दिया जाएगा। आगे बात करें तो रोचक प्रश्नों कड़ी में एक प्रश्न यह भी था कि जो व्यक्ति इतिहास भूल जाता है वह इतिहास बनाता है कैसे। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो इतिहास याद करेगा केवल वही इतिहास बनाएगा। जैसे ये लगा लीजिए कि आप किसी भी जो खेल का खिलाड़ी है, किसी भी खेल में अगर कोई पारंगत है तो अगर उसे इतिहास याद है या नहीं है, लेकिन वो अच्छा खिलाड़ी है, विश्व स्तरीय खिलाड़ी है, तो क्या वो रिकॉर्ड नहीं बनाता। और जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं वो क्या इतिहास नहीं बन रहे, बिल्कुल इतिहास बन रहे हैं। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि जिसके इतिहास याद होगा वही इतिहास बनाएगा। दूसरे दिन इंटरव्यू बोर्ड के विशेषज्ञों ने कोरोना पर कम और लॉकडाउन से जुड़े ज़्यादा प्रश्न पूछे। लॉकडाउन को लेकर एक प्रश्न था कि इसका प्रोविज़न कहाँ है और इससे पहले लॉकडाउन कब हुआ था। यह है, अब एक अभ्यर्थी से लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 में अंतर भी पूछा गया। तो एक अन्य अभ्यर्थी से विशेषज्ञों ने परिवार पर पड़े लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव को बताने के लिए कहा। घरेलू हिंसा और लॉकडाउन के बीच संबंध और घरेलू हिंसा के प्रकार के बारे में भी यहाँ पर प्रश्न किए गए। और कुछ अलग जो प्रश्न पूछे गए कि चाइनीज ऐप्स को किस कानून के तहत बंद किया गया, कोविड-19 में नवाचार क्या हुआ, संविधान की आत्मा, गवर्नेंस और गवर्नमेंट में अंतर, लिंग अनुपात क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का आप पर क्या प्रभाव है, आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा, चयन नहीं हुआ तो भविष्य में क्या करेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, भारत इसे किस क्षेत्र में बढ़िया प्रयोग कर सकता है, शिक्षा में सुधार हेतु उपाय बताओ, और ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, और ग्रीन और ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी में जो है अंतर भी पूछा गया। तो ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एक एक चीज़ को बताना आपको शुरू करूँ तो सबसे पहले जो बात करेंगे जो क्वेश्चन बनेगा एक अभ्यर्थी से लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 में अंतर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अब पढ़ते हैं हम। देखिए लॉकडाउन की अगर मैं बात करूँ तो लॉकडाउन जब लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मतलब इकट्ठा नहीं हो सकता आप लॉकडाउन में, तो उस कार्यवाही को लॉकडाउन कहा जाता है। हालांकि लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होती हैं। देखिए जो भी जरूरी सामान है उसकी उपलब्धता बनी रहती है और इस लॉकडाउन से आप भली प्रकार परिचित हो गए हैं इस कोरोना काल में। लॉकडाउन को एक कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लागू किया जा सकता है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महामारी रोग अधिनियम 1897 के अनुसार लॉकडाउन लागू कर सकते हैं। लॉकडाउन के 7,
5 या अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। और ये चीज़ें किस में हैं? ये चीज़ें आपकी धारा 144 में भी होती हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस के पास उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और धारा 271 के तहत मामला दर्ज करने का भी अधिकार होता है। अब अगर धारा 144 की बात करी जाए तो यहाँ पर धारा 144 में भी वही बात है कि आप जो है 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। धारा 144 के तहत लोगों की सभा नहीं हो सकती और भारतीय दंड संहिता के मुताबिक प्रतिबंधित किया जाता है। और धारा 144 के तहत 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अगर धारा 144 लगी हुई है तो सभी चीज़ें लगभग सामान्य होती है, केवल भीड़ आप इकट्ठा नहीं कर सकते। जबकि लॉकडाउन में जरूरी चीज़ें ही सामान्य होती हैं, चलती हैं, बाकियों को छूट नहीं होती। और कर्फ्यू में इन दोनों से ऊपर होकर बात चली जाती है। अगर कर्फ्यू की बात करें तो कर्फ्यू में सभी चीज़ें प्रतिबंधित हो जाती हैं। आवश्यक सेवाओं के बंद होने के साथ धारा 144 लागू होने की कार्रवाई कर्फ्यू कहा जाता है। और कर्फ्यू की शक्तियाँ कलेक्ट्रेट और पुलिस आयुक्त के पास होती है। तो ये कुल मिलाकर पूरा जो है अंतर है इन तीनों में। अगर बात करें कब कब हुआ लॉकडाउन, तो अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद वहाँ 3 दिन का लॉकडाउन किया था। दिसंबर 2005 में न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स ने दंगा रोकने के लिए लॉकडाउन किया। 19 अप्रैल 2013 को बोस्टन शहर को आतंकियों की खोज के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। और वहीं नवंबर 2015 में पेरिस हमले के बाद संदिग्धों को पकड़ने के लिए 2015 में ब्रुसेल्स में पूरे शहर को लॉकडाउन किया गया था। तो ये कुछ ऐसे क्षण थे जब लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ी। अब अगर देखें जो अन्य क्वेश्चन है उसमें देखिए ये है कि आपका चाइनीज़ ऐप्स को किस कानून के तहत बंद किया गया। तो ये जो चाइनीज़ ऐप बंद किए गए हैं इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2009 के संबंधित प्रावधान उसे विदेशी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करी जाए तो किस कानून के तहत, तो यहाँ पर कानून बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2009 के अंतर्गत इनको किया गया है बंद। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है अगर बताएं हम तो बता दें कि केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है। केंद्र ने कहा कि इन ऐप्स का मोबाइल और नॉन मोबाइल बेड्स इंटरनेट डिवाइस में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पर पूछा गया आपसे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो संविधान की आत्मा के लिए देखिए अनुच्छेद जो 32 है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। और खुद किसने कहा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 हमें संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है। अगर इसकी बात करें तो एक एक चीज़ को समझते हैं। सरकार क्या है, मतलब गवर्नमेंट क्या है, तो सरकार उन लोगों का समूह है जो किसी देश के प्रशासन पर शासन करने का कार्य करते हैं। देखिए पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, उसे बता देता हूँ और फिर मैं सारांश भी बता दूंगा। या उसे नियमों का ध्यान रखते हुए चलाते हैं। यदि दूसरी भाषा में समझाया जाए तो यह एक सरकार प्रतिनिधियों का निकाय होता है जो एक निश्चित समय तक राज्य या देश को नियंत्रित करते हैं। सरकार वह माध्यम है जिसके द्वारा राज्य या देश की शक्ति को नियोजित किया जाता है। प्रत्येक देश की सरकार उस देश और उस देश के निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उन्हीं के अनुसार देश और देशवासियों को चलाना पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर बात रही किसकी? सरकार की। और अगर गवर्नेंस की बात करें, शासन की बात करें, तो शासन व्यवस्था को अंग्रेजी में गवर्नेंस कहते हैं। जो शासन करने का कार्य होता है यह किसी भी देश की सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का समूह है जिन्हें राज्य या देश के प्रतिनिधियों के माध्यम से लागू किया जाता है, सुचारू रूप से चला जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो शासन वही है जो सरकारें देश और देशवासियों पर करती हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट की बात करें तो वो जो है नियम बनाती है और गवर्नेंस की बात करें तो वो उसे लागू करती हैं। सीधा सीधा यह है।
मतलब शासन और प्रशासन, शासन जो नियम बना रहा है वो होता है और प्रशासन वो जो नियम को लागू कर रहा है। अगर बात करें लिंगानुपात क्या होता है, देखिए 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वही क्या कहलाता है, आपका लिंग अनुपात कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ग्लोबल वार्मिंग का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की बात करें, तापमान में तीव्र वृद्धि होती है, समुद्र जल स्तर में वृद्धि होती है, पहाड़ों से पिघलते ग्लेशियर पर भी असर पड़ता है और जल संकट खड़ा हो जाता है। इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा, आत्मनिर्भर भारत की अगर मैं बात करूं तो देखें, आत्मनिर्भर भारत कोई स्वदेशी बनाम विदेशी की कुश्ती नहीं है कि भाई कुश्ती कर लो। आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम अपनी सोच में आत्मनिर्भर बने। हमारा ट्रेड डिफिशेंस चीन के साथ इतना ज़्यादा है कि हम जितना सामान बेचते हैं उससे 4 गुना आयात करते हैं, मतलब हमें आयात कम करना पड़े। चीज़ें हमारे यहाँ अगर ज़्यादा बनेंगी और हम स्वदेशी ज़्यादा बनाएंगे तो हम अपने आप ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे। नेक्स्ट की अगर बात करें तो चयन नहीं हुआ तो भविष्य में आप क्या करेंगे। अगर चयन नहीं हुआ, देखें अगर चयन नहीं हुआ, ऐसा तो है नहीं कि सभी का चयन हो जाएगा, जिनका चयन नहीं होगा वो भी कुछ अच्छा, जिस भी फील्ड में वो होंगे अच्छे, वो उसी फील्ड के हिसाब से अपना अगला कदम बढ़ा देंगे। भाई सभी अगर नौकरी नहीं प्राप्त करते, अगर सपोज करो 100 बच्चे हैं तो 100 में से 100 तो ये नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो अपनी एबिलिटी के अनुसार जो दूसरा क्षेत्र है उनके लिए बढ़िया उसमें जा सकते हैं। बहुत सारे टीचर बन सकते हैं, बहुत सारे इंजीनियर बन सकते हैं, वो जैसा भी उनकी एजुकेशन है उसके हिसाब से किया जा सकता है। अगर बात करी जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, तो इसकी भी लिए भी देख लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके और कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह है सोच सके, वही क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी या कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा में सुधार हेतु उपाय बताओ। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु पाठ्य पुस्तक लेखन मंडल बनाया जा सकता है। सरकारी विद्यालयों के स्तर को सुधारा जा सकता है। सामाजिक संस्थाओं को विद्यालय गोद दिया जा सकता है और जिस विस्तार में विद्यालय है वहाँ के प्रतिष्ठान नागरिकों की एक समिति गठित करके उनका सहयोग लिया जा सकता है और विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं जैसे पीने का पानी, स्वच्छता गृह और खेल का मैदान एवं संसाधन की उपलब्धता करी जा सकती है। वहीं पाठ्यक्रम में अगर सुझावों की बात करें तो सभी पाठ्य पुस्तकों में मूल्य का समावेश किया जा सकता है। गणित के अंतर्गत वैदिक गणित का समावेश किया जा सकता है। एक विश्वविद्यालय में प्रायोगिक तौर पर वैदिक गणित का विभाग शुरू किया जा सकता है। योग को अनिवार्य बनाया जा सकता है। संगीत कला को भी एक विषय के रूप में जोड़ा जा सकता है। राष्ट्र गौरव को भी एक विषय के रूप में जोड़ा जा सकता है। यौन शिक्षा के स्थान पर चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास का पाठ्यक्रम लागू किया जा सकता है और सभी विषयों के शुरू में उस विषय के भारतीय इतिहास को दर्शाया जा सकता है। अंक मात्र भाषा के ही उपयोग किए जा सकते हैं। अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तकों के उदाहरण भारतीय हों ऐसा भी किया जा सकता है और शिक्षा की स्वायत्तता हेतु स्वायत्त शिक्षा संस्थाओं का आयोग गठित किया जा सकता है। ये सारे काम आप कर सकते हैं किसके लिए, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए। अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें और ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी की बात करें, दोनों प्रश्न एक ही साथ लेते हैं। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह प्रयोग करें जिससे कि प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, हम पवन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, 3R सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं, टॉक्सिक उत्पादों का प्रयोग ना करें और ईंधन रहित वाहनों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। वहीं अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो जैविक खेती की बात करें, ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन एवं स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्माण हो, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवारों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जो जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है और मृदा पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होता है, वही क्या है,
जैविक खेती होती है। तो देखिए ये कुछ प्रश्न थे जिनका हमने अपनी तरफ से आपको जवाब मतलब उत्तर देने का प्रयास किया है। आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, और आपके पास अगर इससे बेहतर उत्तर है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।